जय हिंद, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर मैं बात करूंगा वैदिक सभ्यता भाग 2 का। इसमें हमने सैन्य इतिहास और युद्ध पद्धति को विशेष रूप से रखा हुआ है। जैसा कि हमने बताया था कि वैदिक काल जो है 2 खंड में बटा हुआ था। जो पूर्व वैदिक काल है, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, जिसे 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, और उत्तर वैदिक काल, जिसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। हालांकि इस पर बहुत जो है कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे विद्वान 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानते हैं, बहुत सारे 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व मानते हैं। तो समय काल को लेकर बहुत ही भ्रांतियां हैं। लेकिन मैं बात करता हूं वैदिक कालीन इतिहास और युद्ध पद्धति की। युद्ध और संघर्षों का जो इतिहास है, मानव का इतिहास युद्धों का इतिहास है। मानव सभ्यता के शुरुआत से ही युद्ध होता रहा है। यूं कहें कि युद्ध और शांति सिक्के के दो पहलू की तरह रहे हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा से लेकर समुदाय की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, इन सब प्रकार की सुरक्षा का निरंतर प्रयास हर कालखंड में होता रहा है। युद्ध की आवश्यकता अनुसार अस्त्र शस्त्र, रणनीति और समर तंत्र में भी बदलाव और विकास होता रहा है। सैन्य संगठन में भी विकास होता रहा है। सैन्य पद्धति और युद्ध कला की दृष्टि से भारतीय जो परंपरा है, वैदिक परंपरा है, भारत की युद्ध शैली है, वो सर्वाधिक पुरानी युद्ध शैली मानी जाती है। इतिहास को जानने के लिए और समझने के लिए जो सोर्स हैं, वो या तो साहित्यिक सोर्स हैं, जैसे वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ऋचाएं हैं, बहुत प्रकार की चीजें हैं। और दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत जो है, आर्कियोलॉजिकल जो डेटा मिलते हैं, जिनसे बड़े बड़े शहर मिले हैं, मूर्तिकलाएं मिली हैं, पेंटिंग्स मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिले हैं। और अन्य प्रकार के सोर्स, जैसे कहीं कहीं खुदाई में सिक्के मिल जाते हैं, हथियार मिल जाते हैं, तलवार वगैरह मिल जाती हैं। इन सब से और उसकी कार्बन डेटिंग जो डेटिंग होती है, उससे पता चलता है कि मोटा मोटा ये किस युग और किस कालखंड का इतिहास रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सैन्य व्यवस्था के संबंध में वैदिक काल का नाम आता है, मध्य एशिया तक फैले जो आर्यों का केंद्र भारत था, निश्चित रूप से यह सभ्यता दुनिया की अन्य सभ्यताओं से कहीं ज्यादा उन्नतशील सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के जो मुख्य कारक माने जाते हैं, वो साहित्यिक वेद हैं। चारों वेद प्रभावशाली अस्तित्व के कारण ही इसे वैदिक काल कहा गया। इस कालखंड में 4 वेद लिखे गए, और चारों ही वेद दुनिया के सर्वाधिक कह सकते हैं ओल्डेस्ट लिटरेचर भी माना जाता है। इससे पुराना लिटरेचर दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। वेदों में बकायदा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक, धार्मिक आज सब प्रकार की सामग्रियों का भंडार है। सब प्रकार की चीजें उसमें लिखी गई है। एक और कल्पनाएं आती हैं, खासतौर से वामपंथियों, बहुत सारे लोगों ने ये मनगढ़ंत कहानी रचा है कि वर्चस्व के लिए आर्यों और अनार्यों में अर्थात द्रविड़ों के मध्य संघर्ष हुआ था और उनको खदेड़ा गया। ये एक लोक कथाएं हैं, इसका कोई अस्तित्व वेद में या कहीं भी मिलता नहीं है। कुछ इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और आर्यों के आगमन के पहले इस भारत पर जो है द्रविड़ों का आधिपत्य था, और आर्यों ने युद्ध के द्वारा धीरे धीरे उनको, द्रविड़ों को पीछे खदेड़ किया और दक्षिण की ओर उनको भागना पड़ा। उत्तर भारत पर आर्यों ने अधिकार कर लिया। लेकिन ये सब एक कोरी कल्पना है। इसका कहीं भी हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो निश्चित रूप से सारी चीजों का उल्लेख है तो उसका भी उल्लेख हुआ होता। आर्य सभ्यता का केंद्र, जैसा कि हमने कहा, वो भारत माना जाता है, और प्रमुख आर्यजनों में पंचजना का नाम आता है। ये 5 जन जिन्हें आर्य सभ्यता के
सबसे पुरातन कालखंड के लोग माने जाते हैं, जिसमें अणु, यदु, तुरु, तुरु को तुर्बस भी कहा गया है, पुरु और दुर्धेव थे, ये लोग थे। तो इन लोगों ने स्थापना आर्य कुल का और आर्य परंपरा का किया था। हालांकि इनके अलावा बहुत सारे जगहों पर साहित्यों में भरत, त्रिशु, पांचाल, मत्स्य आदि नाम आता है। इन लोगों का एक जनों के रूप में उल्लेख मिलता है। और जो 10 राज्य युद्ध है, जिसमें 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि कहा गया है कि एक पराक्रमी राजा सुदास थे, उन्होंने सारे राजाओं को हरा करके विजय प्राप्त की थी। और ये दीर्घकालीन अंतरजातीय संघर्ष के अतिरिक्त वर्ण व्यवस्था और तमाम चीजों का उल्लेख जो है इस कालखंड में मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैदिक कालखंड में जो साहित्य की बात आई है, जिसमें 4 वेदों की बात आई है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये बात आई है। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था, फिर उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखा गया था। और इसके अलावा वेद संहिता की बात हो, ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक की बात हो, उपनिषद की बात हो, पुराणों की बात हो, बहुत सारी चीजें लिखा गया था। इसमें कंप्लीट हिस्ट्री जो है उस कालखंड की मिलता है, जो कुछ जैसा था वैसा मिलता है। इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता किसी कंट्रोवर्सी की गुंजाइश भी है। अब मैं बात करता हूं इस कालखंड में सैन्य संगठन और सेनाओं की। वैदिक कालीन राजाओं के पास अस्थाई और नियमित सेना का अभाव था। उस समय इस प्रकार की सेना नहीं होती थी या कम से कम होती थी। और युद्ध या संकट जब आता था तो उसमें छोटे छोटे राजाओं, गुटों, मित्र राजाओं सबकी सहायता से सेनाएं तैयार हो जाती थी। और इसका भी उल्लेख मिलता है कि इस काल में क्षत्रिय योद्धा ही सैनिक होते थे। समाज का जो अन्य वर्ग था वो अन्य प्रकार की सहायता करता था, उसे युद्ध में जाने की अनुमति नहीं थी। वैदिक काल में पैदल सेना का उल्लेख होता है, रथ का उल्लेख होता है, अश्वरोही और गज सेना का उल्लेख नहीं मिलता है। संभवतः ये बाद में जो महाकाव्य काल आया, एपिक आया, उसमें चतुरंगिनी सेना का उल्लेख मिलता है। जरूरत के अनुसार, जैसा कि हमने कहा, अस्थायी रूप से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सेनाएं तैयार हो जाती थी। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध है, उसमें ये वर्णन मिलता है कि 66,066 लोगों के मारे जाने का उल्लेख मिलता है। यानी 66,066 लोग मारे गए थे। इसका तात्पर्य है कि लाखों की सेनाएं युद्ध के मैदान में डटी रही होंगी। अब मैं अस्त्र शस्त्र की बात करें और युद्ध की बात करें, युद्ध की विधियों की बात करें, तो ऋग्वेद में रक्षात्मक और आक्रमणात्मक दोनों ही प्रकार के हथियारों का उल्लेख मिलता है। वैसे वैदिक काल में धनुष बाण मुख्य हथियार था, मेन वेपन्स था। इसके अलावा तलवार, भाला, कटार, मुग्दर, परशु, जिसे फरसा कहते हैं, कुल्हाड़ी, चक्र, चाबुक आदि, इन सब अस्त्रों का भी उल्लेख मिलता है। और इनके बारे में बहुत डिटेल में चाणक्य ने भी लिखा है अपने अर्थशास्त्र में। इसका भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सैनिक और सेनापति जो है अपनी सुरक्षा के लिए शिरस्त्राण जो है वो पहनते थे। कंधे पर जो है चमड़े की ढाल और वक्षस्थल पर भी वक्षस्त्राण वगैरह भी पहनने का उल्लेख मिलता है। हाथों पैरों में भी सुरक्षा के कुछ उपकरण जो है पहने जाते थे, बांधे जाते थे। उसके बाद युद्ध में ये लोग जाते थे। और ये भी था कि युद्ध की जो शुरुआत होता था, अंत होता था, उसमें शंख और दुंदुभी आदि बाजे बजाए जाते थे, ताकि सेना में जोश पैदा किया जा सके, उनको संकेत किया जा सके कि अब युद्ध शुरू करना है या युद्ध बंद करना है। या हमले की चेतावनी के रूप में भी इस प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग होता रहा है। युद्ध क्षेत्र में यह भी लिखा गया है कि बाकायदा वैद्य या चिकित्सक भी उपस्थित रहते थे, जो घायलों का उपचार करते थे। और रथ की जो ध्वजाएं होती थी, अलग अलग ध्वजाएं, अलग अलग कलर, अलग अलग नाम से अलग अलग प्रतीक चिन्ह होते थे। उससे अलग अलग सेनाओं के नेतृत्व का पता चलता था कि ये किस देश या किस राज्य या किस राजा की सेना है। वैदिक युग में, जैसा मैंने कहा, अस्थाई सेना का भाव था। इसी कारण सैन्य प्रशिक्षण का भी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों में
पारंगत कुछ ब्राह्मण विद्वान अपने यहाँ आश्रम या गुरुकुल टाइप के विद्यालय खोले रहते थे, जिसमें राजा या कुछ राज परिवार के लोग, कुछ उनके जो युवक थे, उनको वो शिक्षा देते थे। प्रागैतिहासिक काल की अपेक्षा वैदिक काल में युद्ध के नियम और परंपरा का काफी विकास देखने को मिलता है। इसमें युद्ध क्षेत्र में शामिल सैनिकों के अलावा किसी अन्य लोगों पर किसी प्रकार के हमले नहीं किए जाते थे। आर्यों ने युद्ध के अपने विशेष नियम बना रखे थे, कुछ सिद्धांत थे जिनका वो पालन करते थे, लेकिन जो अनार्य या द्रविड़ जिनको कहा गया है, उनके बारे में कहा गया कि नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते थे और ये एक प्रकार के डिप्लोमेटिक वार करते थे। मैं समझता हूं कि द्रविड़ शब्द उनसे आया है जो एक अधार्मिक लोग थे या जिन्हें राक्षस दानव बहुत प्रकार की संज्ञा दी गई, हो सकता है उनके बारे में बातें आई हो। अब मैं बात करता हूँ दुर्ग निर्माण और युद्ध क्षेत्र का। तो वैदिक काल में दुर्गों का निर्माण पत्थर और ईंटों से होता था। बाकायदा इसमें काफी डेवलप तकनीकी आ गई थी। दुर्गों को चारों ओर से खाई खोद करके सुरक्षित भी किया जाता था। पहाड़ों और जंगलों, नदियों के मुहाने के आसपास सुरक्षित जगह ढूंढ करके जो प्राकृतिक रूप से ज्यादा सुरक्षित हो, वहां दुर्ग का निर्माण किया जाता था। युद्ध क्षेत्र की बात हो तो युद्ध क्षेत्र ज्यादातर खुले मैदानों में, पर्वतों के या नदियों के तलहटी में किया जाता था, ताकि लोगों को, चाहे घोड़े हो या लोग हों, उनको पानी भी मिल सके। पैदल सैनिकों को व्यूह रचना में खड़ा किया जाता था। इस युग में व्यूह रचना का पूरा उल्लेख मिलता है और पैदल सेना की तुलना में जो रथी होते थे, जो रथ पर सवार लोग होते थे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। पुरोहित बकायदा मंत्रोच्चार और मंगल कामना के साथ युद्ध का श्री गणेश करता था। हारा हुआ राजा या तो युद्ध से भाग जाता था या फिर समर्पण कर देता था। ये जो है व्यवस्थाएं वैदिक काल में सैन्य व्यवस्थाएं और युद्ध कला देखने को मिलती, जिसका मैंने संक्षिप्त विवरण आपको दिया है। हालांकि इसमें जो 10 राजाओं का युद्ध है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं एक अलग वीडियो बना करके इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। इसको मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और कल मैं किसी अन्य वीडियो में आपको एक नई उसको लेकर के कंटेंट आऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।